है, सब क्लियर है, ऑलरेडी वेरीफाइड। ये आपने एग्रीमेंट इनवॉइस से देख लिया, ये बैंक स्टेटमेंट से देख लिया, क्लोजिंग बैलेंसिंग वेरीफाइड, वेरी क्लियर। चलो भाई अब आ जाते हैं बैंक की तरफ। बैंक का भी सेम प्रोसीजर होता है। बैंक में सबसे पहले तो देखो आप क्या करते हो, आपको क्लोजिंग नंबर वेरीफाई करना तो बैंक स्टेटमेंट आपका नंबर क्या है, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या करोगे, कंफर्मेशन भेजोगे। दो तरीके के रिस्क होते हैं। पहली चीज, कंप्लीटनेस का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। हो सकता है आपने कोई बैंक की कौन सी चीज वेरीफाई करनी होगी, कैश एंड बैंक, अभी बता रहा हूँ, चंदा भी बता रहा हूँ, पूरा तरीके से चलेंगे, टेंशन नहीं लिया करो, सारी चीजें कवर करेंगे। जो चीजें मैंने नहीं दी हुई वो आप आगे क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी, सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। मास्टर शीट में ये नहीं होगा कि मास्टर शीट में कुछ चीजें बताई जाएंगी, कुछ नहीं बताई जाएंगी, सारी चीजें इंशाल्लाह कवर होंगी, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि हो सकता है आजकल के अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं बैंक के अंदर और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करा ऑडिटर को। लेट्स से एचबीएल के अंदर अकाउंट खुलवाए हुए हैं, दो अकाउंट, ठीक है, एक अकाउंट डिस्क्लोज करा, एक अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करा। मैनेजमेंट ने बताया नहीं कि भाई ये भी मेरा अकाउंट है, ठीक है। पहला रिस्क कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस की कंप्लीटली बताया नहीं कि कितने अकाउंट। समझ में बात आ रही है, यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो। कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं करा अकाउंट्स को, जल्दी से बताओ ना, समझ में बात आ रही है। हो सकता है कोई जमीन इन्होंने अपनी जो वो तो हमें नहीं किया, क्या कह रहे हो, एफएस में क्या होगा भाई, एफएस के अंदर हो सकता है इन्होंने एक अकाउंट का बैलेंस लिखा और दूसरे अकाउंट का बैलेंस ही ना हो। समझ में बात आ रही है, तो एक अकाउंट बताया ही नहीं ना, डिस्क्लोज ही नहीं करा, एफएस के अंदर दिया ही नहीं है, कंप्लीटनेस का मसला। कंप्लीटली आपने वो अकाउंट को मेंशन नहीं करा है, ठीक है। समझ में बात आ रही है, तो पहला केस कंप्लीटनेस का। अच्छा, दूसरा मसला ये आता है कि यार हो सकता है कि आपने कोई जमीन, कोई अपनी एसेट्स आपने गिरवी रखवाए हो, ठीक है। याद आ रही है, समझ में बात है कि भाई कोई आपने चार्जेस, आपने उस पर चार्ज रखवा दिया हो, ठीक है, और मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बताया नहीं, ठीक है। अगर तो कोई चार्ज रखवाते हो, कोई गिरवी चीजें रखवाते हो, तो उसका आपने डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि भाई ये जमीन, ये मेरे पास जो इक्विपमेंट है, ये गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास, उसका क्या देना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है एफएस के अंदर। तो भाई अगर वो चीजें नहीं बताई आपने, तो उसका डिस्क्लोजर भी आपने एफएस में नहीं दिया होगा। तो वंस अगेन कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर। समझ में आ रही है बातें सबको, यस और नो। तो उसके लिए क्या करा जाता है, उस रिस्क को कवर करने के लिए आप भेजते हो कंफर्मेशन टू बैंक कि भाई मेक श्योर हो जाए कंप्लीटनेस इन सारी चीजों की, कि भाई अगर तुमने अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करा, या फिर कोई चार्जेस डिस्क्लोज नहीं करे, या फिर कोई सिक्योरिटीज डिस्क्लोज नहीं करी, तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी कंप्लीटनेस कवर हो जाती है, कंप्लीटनेस का रिस्क कवर हो जाता है। आप बैंक से पूछते हो कि भाई जो भी चीजें हैं आप मुझे बताओ, इसका बैलेंस क्या है, इसके कितने अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं उस सबके मुझे बैलेंसेस बताओ, जितनी भी सिक्योरिटीज आपने गिरवी रखवाई हुई है क्लाइंट ने, वो आप मुझे बताओ, जितने भी आपके पास चीजें उसकी पड़ी हुई है क्लाइंट की, तो वो आपने सारी चीजें बतानी है। जितना भी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसी चीजें आपके पास पड़ी हुई है, सारी की सारी चीजें आपने बतानी है। तो उससे मेक श्योर हो जाता है जो क्लाइंट ने बताया और जो बैंक ने बताया क्या वो मैच कर रही है, ये बातें नहीं कर रही। हो सकता है कि बैंक आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बता दे जो क्लाइंट ने ना बताई हो। समझ में आ गई, तो कंफर्मेशन का पर्पस समझ में आ रहा है, कंफर्मेशन का पर्पस समझ में आ रहा है। सीडीसी वो शेयर्स के लिए हम करते हैं, अभी हम शेयर्स का नहीं पढ़े चंदा, जब शेयर्स पढ़ेंगे तो सीडीसी वाली बात में पढ़ेंगे, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आ रहा है सबको, जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कंफर्मेशन का पर्पस क्या है, कंफर्मेशन क्यों भेज रहा हूँ, ठीक है। कंफर्मेशन भेज क्यों रहा हूँ, इसलिए भेज रहा हूँ कि मेरी कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए, और साथ ही साथ सब चीजें और भी इंश्योर हो जाएंगी, वैल्यूशन भी जाहिर है वो आपको बताएगा, तो वैल्यूशन भी कंफर्म हो जाएगी, मुझे राइट टू डीसी भी पता चल जाएगा, सारी चीजें पता चल जाएगी, तो वो बैंक वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा जी, ये तो एक चीज हो गई कंफर्मेशन, एक थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है, ज्यादा रिलायबल है। बैंक स्टेटमेंट लूंगा तो वो मैनेजमेंट देती है, हो सकता है मैनेजमेंट मुझे सही बैंक स्टेटमेंट ना दे, ठीक है ना, तो वो भी एक रिस्क होता है। तो बैंक कंफर्मेशन से ही मेरे सारे रिस्क कवर हो जाते हैं, पहली चीज।
अच्छा, दूसरी चीज में क्या करूंगा, दूसरी चीज लूंगा बैंक से, मैं क्या करूंगा, मुझे एक चीज ये बताओ कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और लेजर का बैलेंस हमेशा सेम होता है क्या? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और बैंक लेजर जो आपकी बुक से, क्या उसका बैलेंस हमेशा सेम होता है, या दोनों में कभी डिफरेंस होता है? जल्दी से बताओ यार, परेशान क्यों हो रहे हो? सेम होता है यस, या फिर यार बैंक का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और आपकी बुक्स का बैलेंस क्या हमेशा सेम होता है? क्या हमेशा दोनों बैलेंसेस सेम होते हैं? क्या हमेशा दोनों बैलेंसेस सेम होते हैं? नहीं होते दोनों बैलेंसेस सेम। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कुछ और होता है, इधर का बैलेंस कुछ होता है और होता है। लेट्स से बैंक ने आपको कंफर्म करा, बैंक ने आपको कंफर्म करा 100 रुपए का बैलेंस है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट भी आपने देखी, उधर भी 100 का बैलेंस है। बैंक लेजर देख रहे हो बुक्स में, आपकी बुक्स, ठीक है, उधर आ रहा है लेट से 140। हो सकता है, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है ये? नहीं चलता ऑडिट में बैंक रिकंसिलिएशन बनाने को नहीं देगा, आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे उसके ऊपर। बैंक रिकंसिलिएशन ऑडिट का पार्ट थोड़ी है, बैंक रिकंसिलिएशन बनाना आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आएगा, इधर थोड़ी आएगा, ये तो अकाउंटिंग में आएगा ना। लेकिन इस बैंक रिकंसिलिएशन में प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है, ये ऑडिट में आएगा ना। ठीक है, तो कोई भी बनानी चीजें नहीं होगी, उसके ऊपर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने ये आएगा। एनआरवी टेस्टिंग में ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे वो आपने बताने हैं। तो ये थोड़ी बताना है कि एनआरवी की वर्किंग करके बना के दो, या फिर कॉस्ट निकालो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये थोड़ी आएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो पॉसिबल है ना ऐसा कि डिफरेंस हो? तो अगर मैं बैंक कंफर्मेशन लेता हूँ, अगर मैं बैंक कंफर्मेशन लेता हूँ, बैंक तो मुझे बताएगा 100 रुपए, बैंक की स्टेटमेंट ली वो भी 100 रुपए, ठीक है। अच्छा, बैंक बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली मैं डायरेक्टली लेता नहीं हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं कंफर्मेशन जब भेज रहा हूँ तो वो मुझे नंबर बता ही रहा है ना, तो स्टेटमेंट मुझे डायरेक्टली लेने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट में क्या करूंगा, वो मैं मैनेजमेंट से ही ले लेता हूँ, ठीक है, वो डायरेक्टली बैंक से नहीं लेता और बैंक देता भी नहीं है, ठीक है। सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? बैंक कंफर्मेशन आप ले लोगे तो क्लोजिंग आपको वेरीफाई करके दे देगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। लेकिन क्या ये 100 रुपए से ये 140 का नंबर मेरा वेरीफाई हो रहा है? क्या ये 100 रुपए के नंबर से ये जो कंफर्मेशन करी है, ये बैंक स्टेटमेंट में जो नंबर आ रहा है, कैसे 140 वेरीफाई हो रहा है? क्या ये 140 वेरीफाई हो रहा है? ये सब नो, जल्दी से मुझे बताओ, ये 140 वेरीफाई हो रहा है? मुझे पहले तो ये बता दो कि एफएस में कौन सा नंबर जाएगा, 140 जाएगा, 100 जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एफएस में कौन सा जाएगा, 100 जाएगा, 140 जाएगा? एफएस में कौन सा नंबर लिखते हो? एफएस में कौन सा नंबर लिखते हो, 100 या 140? परेशान क्यों हो गए, जल्दी जल्दी जवाब दो, क्लास खत्म करनी है ना जल्दी, क्लास खत्म करनी है ना जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो। एफएस के अंदर 140 का नंबर जाएगा, 100 नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? तो भाई जब एफएस में 140 का नंबर जाएगा तो आपको तो ये नंबर वेरीफाई करने 140, तो 100 तो आपको ये एविडेंस मिल तो गया, लेकिन क्या ये नंबर से 140 वेरीफाई हुआ है अभी? क्या ये 100 क्यों होगा बैंक में? 100 इसलिए होगा चंदा, कुछ अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स होते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, ये सारी चीजें होती हैं, पढ़ा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। समझ में बात आ रही है? फ्राइडे को ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई, या फिर आपको चेक रिसीव हो गया, आपने उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहा है, वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी रिकंसिलिएशन आइटम है उसकी वजह से आपके डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ, सबको यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बता दो। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मुझे 140 का नंबर वेरीफाई करना है, ये जो बैंक कंफर्मेशन ली, बैंक स्टेटमेंट ली, इससे तो मुझे 100 रुपए वेरीफाई हुए, 140 तो हुआ ही नहीं, तो क्या करूं मैं ऐसा जिससे मुझे 140 वेरीफाई हो? क्या ऐसा करूं? जल्दी से मुझे बताओ, ये जो कंफर्मेशन ली, स्टेटमेंट ली, इससे तो 100 पता चला। मैं बैंक रिकंसिलिएशन लूंगा, बहुत अच्छे, अब मैं बैंक रिकंसिलिएशन लूंगा। बैंक रिकंसिलिएशन लूंगा मैं, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकॉन के अंदर क्या आएगा, बैलेंस एज पर स्टेटमेंट आ रहा होगा एक तो, ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा होगा, और एक आ रहा होगा बैलेंस एज पर लेजर, ठीक है। अच्छा जी, अब जल्दी से मेरे साथ रहना, क्या ये नंबर मेरा वेरीफाई हो गया?
through bank statement, verified through bank statement and बैंक कंफर्मेशन। क्या ये नंबर वेरीफाई हो गया? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, वेरीफाई हो गया ये नंबर? जल्दी से मुझे बताओ, वेरीफाइड हो गया? यस और नो? अच्छा जी। अब कुछ रिकंसिलिएशन आइटम होती है, अब उसके अंदर हो सकता है कि कुछ अनप्रेजेंटेड चेक हो, ठीक है, और कुछ अनक्लियर्ड चेक हो, व्हाटएवर जो भी चीजें होगी, ठीक है, ये इधर आ रही होगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं सब्सिक्वेंट टेस्टिंग कर लूंगा। सब्सिक्वेंट टेस्टिंग मतलब आफ्टर द ईयर एंड दायर एंड प्रेजेंटेड चेक है, तो बाद में एक 10-15 दिन बाद ये चेक प्रेजेंट हो जाएगा। क्या ये चेक प्रेजेंट हो जाएगा? 10-15 दिन बाद चेक प्रेजेंट हो जाएगा। सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से क्या ये आ रहा होगा? सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट में क्या ये ट्रांजैक्शन आ रही होगी? क्या ये चेक आपका निकल रहा होगा अनप्रेजेंटेड चेक? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये अनप्रेजेंटेड चेक निकल रहा होगा? जल्दी से मुझे बताओ। सब्सिक्वेंट टेस्टिंग नॉट पॉसिबल ड्यू टू टाइम लिमिट। चंदा, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग तो लास्ट में करनी होती है, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग तो होती ही होती है, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट टेस्टिंग पॉसिबल होती ही होती है, ये करनी होती है। अगर तो नॉट पॉसिबल है तो आप उसके ऊपर फर्दर काम करोगे, उसकी जो रेलिवेंट सपोर्टिंग है कि भाई अनप्रेजेंटेड चेक है, अनक्लियर्ड चेक है, तो उसकी चेक की कॉपी होगी आपके पास, उससे रेलिवेंट कोई ना कोई इनवॉइसेस होंगी, तो वो सारा ऑल्टरनेट प्रोसीजर में आप जा सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये वेरीफाई हो जाएगा आपका। कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हो, कस्टमर से पूछ सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट से इजाजत लेके, ठीक है ना। कस्टमर के पास डायरेक्ट नहीं, कंफर्मेशन भी जो भेजते हैं कस्टमर क्लाइंट का थप्पा लगवा के भेजते हैं, क्लाइंट ऑथराइज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कस्टमर को बैंक को डायरेक्टली नहीं बोलते कि भाई मुझे नंबर बताओ, वो नहीं बताएगा जब तक आपका क्लाइंट आपको इजाजत ना दे, थप्पा लगा के ना दे। क्लियर है सबको? तो क्या ये वेरीफाई हो जाएगा? क्या ये सब्सिक्वेंटली वेरीफाई हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये वेरीफाई हो जाएगा? जल्दी से बता दो भाई, ये वेरीफाई हो जाएगा? क्या ये भी वेरीफाई हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये वेरीफाई हो जाएगा? जल्दी से बता दो, ये भी वेरीफाई हो जाएगा? तो क्या अगर ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, तो क्या ये भाई साहब जो हैं, क्या ये बैलेंसिंग वेरीफाइड हो जाएंगे? क्या ये बैलेंसिंग वेरीफाइड हो जाएंगे? जल्दी से मुझे बता दो। जब ये बैलेंसिंग वेरीफाइड हो जाएंगे तो आप एक दफा क्या करोगे, बैलेंस एज पर एफएस एक दफा देख लोगे, एफएस के अंदर क्या बैलेंस आ रहा है बैंक का, क्या ये दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा, क्या एफएस के अंदर भी यही बैलेंस नहीं है जो रिकॉन के अंदर आ रहा है लेजर में? समझ में बात आ रही है? सर अगर सब्सिक्वेंट में भी चेक प्रेजेंट ना हो, बताया तो, अगर चेक प्रेजेंट नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप इसकी बैक पे कोई ना कोई इनवॉइसेस होंगी, आप वो इनवॉइसेस देख लोगे कि क्या वाकई में अनप्रेजेंटेड चेक है, चेक की कॉपी होगी आपके पास, चेक की कॉपी देख लोगे कि वाकई में चेक बना है, ठीक है, क्या चेक के पीछे कोई रैशनल है, कोई इनवॉइस है, कुछ चीजें हैं, परचेज ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर है, कुछ ना कुछ चीजें हैं, किस बेस पे आप चेक दे रहे हो? चेक होगा तो चेक के पीछे कुछ ना कुछ बेसिस होगी ना, कि चेक दिया क्यों है। इसमें बात आ रही है सबको? क्लाइंट ने अगर चेक रिसीव करा होगा कस्टमर ने, तो कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट होगी, तो आपको पता चल जाएगा यार ये अनप्रेजेंटेड चेक एग्जिस्ट तो करता है, ऐसा नहीं है, ये ट्रांजैक्शन तो है, ऐसा नहीं है कि फेक ऐसे ही एंट्री रिकॉर्ड कर दियो। समझ में आ रही है बात है? यस और नो? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि भाई एज पर बैलेंस, एज पर ये जो आ रहा था रिकॉर्ड में, इसको वेरीफाई कैसे करा? आप मैंने बैंक स्टेटमेंट से और बैंक कंफर्मेशन से मैंने क्या करा, प्रेजेंटेड चेक और अनक्लियर्ड चेक को सब्सिक्वेंट टेस्टिंग से कवर करा। एज पर लेजर वाला मेरा बैलेंसिंग वेरीफाइड हो गया, लेकिन मैंने उसको एफएस से कंफर्म करा कि एफएस में भी यही आ रहा है, ये तो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है ना, ये तो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, ये मैंने बैलेंसिंग वेरीफाइड कर लिया और उसको एक दफा चेक कर लिया, एफएस में भी यही लिखा हुआ है। बात आ रही है? सर प्लानिंग के टाइम पर जो प्रोसीजर होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहा जाता है। समझ में आ रही है बातें? सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि वो प्लानिंग के टाइम पे जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो रिस्क असेस करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें रिस्क असेस करते हो, देन इसके बाद आप काम करते हो, टीओसी करना है, सब्सटेंटिव करना है, वो फिर आप काम स्टार्ट करते हो।
सबको क्लियर है? बैंक आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अगर तो कैश है, बैंक में नहीं है, कैश है, तो कैश को क्या करोगे? कैश को काउंट कर लोगे जाके, कि जितनी भी लोकेशन उसमें जाके काउंट कर लोगे, नोट्स काउंट कर लोगे, ठीक है, सिक्के सिक्के काउंट कर लोगे, तो बस सिंपल सी चीज है, आपका कवर हो गया। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। बैंक को सेलेक्ट करेंगे, कंफर्मेशन का मेथड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑथराइज करेगा कंफर्मेशन, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर देंगे, डायरेक्टली ऑडिटर सेंड करेगा और रिसीव भी ऑडिटर करेगा। ठीक है, अच्छा जी, बैंक कंफर्मेशन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लेते हो कि भाई जितने भी बैलेंस है आपको, आप बैंक को बोलते हो कि जितने भी बैलेंस है, जितने भी अकाउंट है आपने बताने हैं, ठीक है। कोई अनपेड बैंक चार्जेस पड़े हुए हैं तो वो आपने बताने हैं, कोई लियंस चार्जेस ओवर द क्लाइंट एसेट्स कुछ पड़ा हुआ है तो वो आपने बताने हैं, कोई एसेट्स आपके पास पड़े हुए क्लाइंट के वो आपने बताने हैं, या फिर कोई भी अलग कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में है तो आपने बतानी है। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। इधर वही बात है, आपने रिकंसिलिएशन लेनी है, बैंक स्टेटमेंट लेनी है, बैंक रिकंसिलिएशन की एक दफा रिकैलकुलेशन कर लेनी है, बैंक बैलेंस आप कंफर्म कर लोगे किससे? बैंक स्टेटमेंट से। और बैंक बैलेंस आप कहाँ से कंफर्म करोगे? बैंक स्टेटमेंट से करोगे, और इसके अलावा आप बैंक कंफर्मेशन से भी कंफर्म कर लोगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आप क्या करोगे? बैंक रिकंसिलिएशन को एक दफा आप बैंक लेजर से भी मैच कर लोगे कि भाई जो एज पर लेजर अमाउंट आ रही है क्या वो बैंक के लेजर से मैच हो रही है, एफएस से मैच हो रही है, वो देख लोगे। रिकंसिलिएशन आइटम को वेरीफाई करोगे, और एक दफा रिव्यू कर लोगे कैश को, पूरी बैंक स्टेटमेंट को रिव्यू कर लोगे। कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं आ रही, कोई अनयूजुअल तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं, कोई कोई बड़ी ट्रांजैक्शन जा रही हो, बड़ी ट्रांजैक्शन आ रही हो तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी रिस्क आ जाता है। समझ में बात आ रही है सबको? अच्छा, जो भी कन्फर्म जो भी रिप्लाई आए बैंक के, वो आप देख लोगे, वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है फिर इसके अंदर, वो सारी आप देख लोगे बातें, ठीक है। इसके अलावा अगर तो कैश आपके पास है, सॉरी, अगर तो आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो काउंट कर लोगे सारे कैश को, ठीक है। और आपने करना है कि काउंट करने के बाद आपने जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ होगा क्लाइंट का, आप उससे साइन लोगे कि भाई मैंने सारा का सारा जो कैश काउंट करा था और आपको हैंड ओवर दे दिया है, अब मेरे पास कोई कैश नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। समझ में बात आ रही है? और जितनी भी काउंटिंग करी है आप उसको एक दफा मैच कर लोगे, जो कि एफएस में आपने जो मैनेजमेंट ने एफएस में लीड लेट से दिखाया है कैश जो है हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है 100 रुपए। आप काउंटिंग करोगे, काउंटिंग करके देखोगे अगर तो 100 रुपए ही है, आप उसको मैच कर लोगे 100 से। अगर तो 100 से मैच नहीं होगा, 90 है, तो आप उसको पूछोगे कि भाई 90 क्यों है, एफएस में तो आपने 100 दिखाई, तो उसको देखोगे, अगर तो कोई जवाब नहीं होगा तो वो मिस स्टेटमेंट ट्रीट करी जाएगी, ठीक है। सर, इफ काउंटिंग मशीन इज डैमेज, भाई नॉर्मली आप काउंटिंग हाथ से कर रहे होते हैं, आप मशीन लेके नहीं जाते, लेकिन आप मशीन से भी कर सकते हैं अगर मशीन है, मशीन की फैसिलिटी क्लाइंट पर अवेलेबल है तो कुछ चीजें आप मशीन पे डाल सकते हैं, कुछ चीजें आपको फिजिकली भी करनी होती है। समटाइम मशीन भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। कुछ नोट्स मशीन के अंदर भी डबल आ जाती हैं। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ सबको क्लियर है? हमने कैश एंड बैंक भी पढ़ लिया, रिसीवेबल भी पढ़ लिया, हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी पढ़ ली, और हमने इन्वेंट्री भी पढ़ लिया। इन्वेंट्री जो था सबसे मुश्किल चीज होती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई ना, आप लोगों की ऑडिट लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इन्वेंट्री बहुत मुश्किल हेड होता है। जब आप बेसिक में प्रैक्टिस करने जाओगे ऑडिट की तो इंशाल्लाह सबसे ज्यादा मुश्किल होता है मैं इस इन्वेंट्री को वेरीफाई करना। और इन्वेंट्री किसी को समझ नहीं आती कि यार ये काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या रीजन है, इसको देख रहा हूँ तो क्यों देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज किसी को भी समझ में नहीं आती, इन्वेंट्री सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है। सिर्फ लोग यही समझते हैं कि भाई मैं नॉर्मली जाऊंगा, एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस वेरीफाई कर ली, बस यूं कर लो यूं कर लो, तो क्लियरली किसी को प्रॉपर साइकिल में समझ नहीं आती कि भाई वन बाय वन क्या स्टेप्स है। एपएलएम बेसिस में चल रहे होते हैं, कभी फिनिश गुड्स का उठा के देख रहे होते, कभी वर्किंग प्रोसेस देख रहे होते, वन बाय वन चीजें वेरीफाई होंगी। रॉ मटेरियल से सबसे पहले स्टार्ट करना है, देन वर्किंग प्रोसेस, देन फिनिश गुड्स। सबको समझ में आ रहा है? सर, काउंटिंग कितनी दफा परफॉर्म करना होता है? काउंटिंग किसकी? कैश काउंट कह रहे हो या फिनिश गुड्स कह रहे हो, क्या कह रहे हो?
फिनिश गुड्स की काउंटिंग कर रहे हो, फिनिश गुड्स की काउंटिंग तो आपने, अगर बीइंग एन ऑडिटर आप जा रहे हो तो आप तो सैंपल बेसिस पे करोगे ना, आप तो सैंपल बेसिस पे सैंपल उठाओगे, शीट टू फ्लोर, फ्लोर टू शीट देखोगे। कैश काउंट कितनी दफा करेंगे, कैश काउंट चंदा सारे के सारे जितना भी कैश है सब काउंट करना होता है, कुछ नहीं छोड़ना होता, सैंपल बेसिस पे काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, कैश काउंट सैंपल में एक दफा ही काउंट करना होगा। जहां आपको जाहिर लगे मेरे से कोई गलती हो गई है या फिर नंबर सही नहीं आ रहा, 100 के 100 नोट्स के बंडल्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना, तो कितनी तो आसान हो जाती है, 100 के नोट्स के बंडल होते हैं, वहां काउंटिंग करके मेक श्योर कर दो कि 100 का ही बंडल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है दफा आपने करा कोई मिस हो जाए, कोई डबल हो जाए, आपको डाउट लग रहा है, फौरन पता चल जाए, समझ में आ जाता है, तो आप उसको रीकाउंटिंग कर लेते हो। ठीक है ना, क्लाइंट आपको खुद भी गाइड कर रहा होगा कि यार आपने ये जो क्लाइंट को क्योंकि पता होता है, जो कैशियर होता है उसको सारी चीजें पता होती है, बंडल कितने नोट्स का है, तो वो आपको गाइड करेगा, बोलेगा आपने गलती कर दी है, क्योंकि जो बंदा बैठा हुआ होगा ना आपके साथ, जो आपको काउंटिंग करवा रहा होगा, वो आपको काउंटिंग करवाएगा प्रॉपर कि भाई आपने गलत काउंट कर लिया, दोबारा काउंट करवाओ। ठीक है सर, is every auditor required to know how to count cash? चंदा मुझे भी नहीं आता था जब मैं कैश काउंट करने गया था, किसी को भी नहीं आता। जब वो जाते हैं पहली दफा थोड़ा बहुत फील होता है कि यार वो क्लाइंट के सामने बैठ के आराम आराम से एक नोट काउंट कर रहे हैं, तो शुरू में थोड़ा सा फील होता है, एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन फिर वक्त के साथ बंदा सीख जाता है, क्योंकि आप जूनियर होते हो, आपके साथ एक सीनियर भी होते हैं जो आपको गाइड कर रहा होता है, वो खुद भी कर रहा होता है, तो वक्त के साथ साथ आप चीजें सीख जाते हो, तो टेंशन नहीं लो चंदा, आप भी सीख जाओगे। क्लियर है सबको? क्लास एंड करें, नमाज भी पढ़नी होगी आप लोगों को, तो क्लास एंड करते हैं, ठीक है, बाकी फर्दर जितने भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? बस मुझे ये बता दो, मेक श्योर, मैं बार बार यही करना चाह रहा हूँ कि यार मैं कोई बहुत ऊपर लेवल पे तो नहीं समझा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार आप लोगों के ऊपर से चीजें जा रही हो, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से बार बार कि यार चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ऊपर से जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, किस तरीके से चीजें वेरीफाई होती है। ठीक है, प्रैक्टिस की नीड है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बस हमारे पास एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर रह गया है जो कि लायबिलिटी साइड का, करंट जो लायबिलिटी वाली साइड है। ठीक है, इंशाल्लाह उसको खत्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेशन पे आ जाएंगे जिसमें टीओसी प्रोसीजर एक साथ हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर, प्लीज सारे एडिशन की प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन नहीं ले, सब होगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेजर चंक है ना आप लोगों का पहले कवर हो जाए, कॉन्सेप्चुअली आप लोग पहले साउंड हो जाओ, प्रोसेस क्या चल रहा है। अगर एक प्रोसेस भी सही से नहीं समझ में आएगा ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन में बार बार स्टक होंगे, बार बार स्टक होंगे। ठीक है, एक दफा प्रोसेस को बार बार है ना रिवाइज करो, जहां स्टक हो जाओ लेक्चर लो, ठीक है ना, प्रोसेस समझ लो कि यार स्टेप्स क्या होते हैं, डीएनआई कब परफॉर्म करते हैं, मॉक शुरू क्यों परफॉर्म करते हैं, अगर कंपनी अगर बैंक कंफर्मेशन भेज रहे हैं तो क्या पर्पस है, बैंक रिकंसिलिएशन ले रहे हैं तो क्या पर्पस है, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और लेजर का बैलेंस में फर्क होता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए बीच के आइटम्स वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। लोगों को नहीं समझ में आता, बच्चे जब ऑडिट करने जाते हैं बच्चों के कॉन्सेप्ट यही क्लियर नहीं होते कि भाई रिकॉन क्यों ले रहा हूं मैं। ठीक है, बच्चे बस ले रहे होते हैं, सीनियर ने बोला कि भाई बैंक रिकॉन लेके आ जाओ, क्यों लेके आ जाओ, क्या रीजन है रिकॉल लेने का, बैंक कंफर्मेशन भी ले रहे हो, बैंक स्टेटमेंट भी ले रहे हो, क्या रीजन है डबल डबल लेने का। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए डे वन से, दोनों में का लेने का पर्पस क्या है, समझ में आ रही है बातें? यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, सारी चीजें समझ में आई? ठीक है, ये चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार यही जोर दे रहा हूँ, एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम प्रैक्टिस है ना लगातार फिर करेंगे। ठीक है, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।